नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज की पंचायत में हम उस सच का सामना करेंगे जिसे छिपाने के लिए बंगाल की पूरी सत्ता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में जो हुआ उसने ममता बनर्जी की राजनीति की कलई खोलकर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट की वो एक लाइन आज बंगाल से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है। क्या राज्य सरकार खुद को कानून से ऊपर समझती है? फाइलें कहां हैं? जी हां, आज अदालत ने साफ शब्दों में पूछ लिया कि आखिर ममता सरकार जांच से भाग क्यों रही है। लेकिन सच तो यही है ना कि दीदी का यह पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब जांच की आंच करीब आती है तो ममता बनर्जी फाइलें लेकर भागती है। याद कीजिए वो सीबीआई के अधिकारियों को कोलकाता में बंधक बना लेना, याद कीजिए जांच रोकने के लिए आधी रात को धरने पर बैठ जाना, और आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। एक तरफ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों का कैश मिल रहा है, और दूसरी तरफ ममता सरकार उन फाइलों को दबाकर बैठी है जो सच को सामने ला सकती हैं। अब ममता बनर्जी आज सीधे तौर पर इन सवालों के कटघरे में है कि आखिर आप फाइलें लेकर क्यों भाग रही हैं भाई? क्या उन फाइलों में आपके खास करीबियों और सरकार के काले कारनामे, काले चिट्ठे दबे हुए हैं? और ऐसे राज भी हैं, कहां चले गए? वो सामने आ सकते हैं जो आपकी सत्ता की नींव हिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहे कि सरकार जांच में रोड़ा अटका रही है, तो क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या लोकतंत्र की हत्या? एजेंसी से ऐसा डर क्या है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर एजेंसियों को सहयोग करने की बजाय हर बार टकराव का रास्ता क्यों चुना जाता है? क्या बंगाल अब भारत के संविधान के बजाय सिर्फ दीदी के हुक्म से चलेगा? ममता जी, आपने नारा दिया था मां माटी और मानुष, लेकिन आज हालत यह है कि मां परेशान है, माटी भ्रष्टाचार से सनी है, और मानुष पूछ रहा है कि आखिर ये भ्रष्टाचार की फाइलें छिपाने के पीछे मजबूरी क्या है। तो आज जरा इसी मुद्दे पर होगी हमारी पंचायत की सबसे बड़ी बहस की फाइल लेकर भागी सरकार, सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार। लेकिन सबसे पहले तो जरा सुनवाई में आज क्या क्या हुआ और ईडी ने क्या आरोप लगाए देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी। सबसे बड़ा मामला जो था ना वो यही था, ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। ये बात सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है और नोटिस भी जारी किया है। अब एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। प्रतिवादी सीसीटीवी फुटेज और सर्च की सिफारिशों वाली डिवाइस को भी सुरक्षित रखें, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर साक्ष्यों की चोरी की ये दलील ईडी की तरफ से दी गई थी, और यह भी कहा गया कि हमसे सबूत छीन कर ले गई, मामले की सीबीआई जांच हो, ईडी की तरफ से यह बात कहा गया। अब ये एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखता है। ईडी की तमाम दलीलें थी जो दिखाई दी आज। हाई कोर्ट में हंगामा अचानक नहीं हुआ था, ईडी ने यह भी बात कही। अब टीएमसी के जो लीगल सेल ने हंगामे की प्लानिंग की थी वो खुलासे भी सामने आए। क्या हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया? यह बड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोलकाता हाई कोर्ट में अफरा तफरी से भी बहुत व्यथित दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट। यह भी गंभीर मामला है, हाई कोर्ट में सुनवाई ना होने देना यह भी गलत है, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, नोटिस जारी हम कर रहे हैं, और ये एक गंभीर मसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह भी कहा गया अब 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये तो आज ईडी वर्सेस ममता जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है, ममता बनाम एजेंसियां जब टकराव होता है तो 10 बड़े सबूत जो सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने आईपैक रेड में खुद घुसकर ईडी के हाथ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फाइलें छीन ली थी। ये पूरा मामला आपको समझा रहे हैं फटाफट। जांच करने आए ईडी अफसरों पर ही बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जांच रोकने का ये नया हथकंडा अपनाया। अब हथियार उठाने की उकसाहट भी थी। वोटर लिस्ट जांच रोकने के लिए महिलाओं से कहा गया कि दिल्ली के अफसरों के खिलाफ रसोई के औजार हथियार उठाओ। भीड़ तंत्र पर हमला। मुर्शिदाबाद में टीएमसी समर्थकों ने सरकारी बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ की और प्रशासनिक काम को भी रोका। ये तमाम ऐसे सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। अदालत की अवहेलना करने के भी कई बार आरोप लगे। कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार लगी। ममता सरकार बार बार न्यायिक आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है।
ये भी बात सामने आई थी। उसके बाद सीबीआई बनाम पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए खुद धरने पर बैठ गई थी और जांच करने के लिए आए हुए सीबीआई अफसरों को ही ममता बनर्जी ने बंधक बना लिया था। अब एक और आपको मामला बता दें निजाम पैलेस का, जिसमें ड्रामा नारद घोटाले में मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई तो सीबीआई दफ्तर में घुसकर बैठ गई थी ममता और अरेस्ट करने की चुनौती तक दे डाली थी। 10 मामलों में से यह भी बड़ा मामला है। 2018 में जनरल कंसेंट वापस लेकर बंगाल के दरवाजे सीबीआई के लिए बंद कर दिए थे, यानी बंगाल को अलग ही उन्होंने तो राज्य बना लिया है। संविधान को चुनौती, गृह मंत्रालय के आदेशों को ठुकराना और राज्यपाल के साथ हुए हर संवैधानिक पद पर सीधा टकराव। अब ये एजेंसी विरोधी जिस तरह से बात है, देश में पहली बार अगर विधानसभा का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों यानी ईडी सीबीआई को डराने के लिए किया गया तो वो भी ममता बनर्जी के शासनकाल में। तो ये पूरे मामले हैं और आप जरा जल्दी से ये देखिए 8 जनवरी 2026 को क्या हुआ था। ईडी का टीएमसी आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर ऑफिस पर छापा पड़ा। ममता मौके पर पहुंची, ईडी ने जांच में बाधा का आरोप लगाया। उसके बाद 27 अक्टूबर राशन घोटाले में ईडी ने तत्कालीन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया और 20 घंटे की पूछताछ की। ममता उनके भी बचाव में उतर गई। उसके बाद राशन घोटाला, सीबीआई ने पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, ममता ने उनका भी बचाव किया। तो एक एक कर बचाव के ये इतने सारे चिट्ठे हैं। स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। 50 करोड़ कैश और सोना बरामद हुआ। ममता के वो सबसे ज्यादा करीबी थे। और 6 सितंबर 2021 कोयला तस्करी केस में भी ईडी ने अभिषेक बनर्जी से जब 9 घंटे पूछताछ की तो 17 मई 2021 को नारद स्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया। ममता का सीबीआई ऑफिस के बाहर 6 घंटे तक धरना चला। तो ये कैसे कैसे मामले हैं। पौंजी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस में टकराव, ममता बनर्जी का 45 घंटे का धरना। अब ये धरना मुख्यमंत्री जो हैं 3 फरवरी 2019 से लेकर अब तक के ये जो मामले हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिससे पता लगता है कि ममता बनर्जी लगातार इसी तरह से हमेशा टकराव और आक्रामकता के मूड में और मोड में रहती हैं। अब इसके पीछे उनकी राजनीति क्या, चुनाव तो चलिए अब है, लेकिन अब तक क्या चलता रहा, जरा इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा आज के वो बयान, तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख। फाइल पकड़कर ममता बनर्जी खड़ी हैं। ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? ये क्या डर है कि ये फाइल अगर ईडी के हाथ लग जाती है तो आपको चिंता हो जाती? उस मोबाइल फोन को जिसको चुरा के भागी, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ली, उच्च न्यायालय क्या कहता है सुनिए, और इसीलिए पुनः कहूंगा, ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से। Whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Similarly, if the central agency works and the state agency interferes, that is also not good. So maintaining this cooperative federalism is not the duty only of the state, it is also duty of the central government. यहाँ की सारे संस्थाओं का खत्मा हो गया है। बंगाल में किसी डिपार्टमेंट, कोई
ना पुलिस डिपार्टमेंट ना कोई डिपार्टमेंट काम करता है। केंद्रीय संस्थाएं जो यहाँ की इंक्वायरी करते हैं और दोषियों को सजा देने का प्रयास करते हैं, उसमें व्यवधान डाला जाता है। सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट करके थाना में ले जाया जाता है, बार बार उनके काम बाधा देना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस मंगाना पड़ता है, उनके नेता मारपीट करते हैं। और ये जो हुआ है अति हो गया है, इसका तो बराबर निर्णय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ईडी की क्या विश्वसनीयता है? और जहां पर भी चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया है। ईडी कोर्ट में जाकर कुछ भी कहे, लेकिन ईडी की असलियत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है और यह ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। तो जंगल राज शब्द अभी जहन से गया नहीं है, क्योंकि जंगल राज का इस्तेमाल बिहार में भी किया गया और वही इंसानियत जो है ना, जंगल राज, इंसानियत कहाँ गई, ये सब चीजें बंगाल में भी दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर जंगल राज है क्या भाई? जो हमने इतनी सारी बातें बताई वो है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, या फिर की दलीलें हैं? चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आरएलएम के। मोहम्मद एहतेशामुल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के, समर्थक है तृणमूल कांग्रेस के। और राजकिशोर तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ है। कुछ ही पलों में सिद्धार्थ यादव हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे। मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आज ये फटकार जो लग गई है फाइलों को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की आज वर्डिक्ट आई है, फटकार की बात नहीं है। जो भी आया है उसको हम ग्रहण करेंगे और जो भी मतलब ये आज जो आदेश हुआ है, जो मतलब समझ लिए कि पुलिस कमिश्नर के ऊपर में और नोटिस और समझ लिए कि मांगा है, जवाब मांगा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब रहा, जिस हिसाब से 8 तारीख को जनवरी को जिस हिसाब से काम किया गया, जिस हिसाब से ईडी का बेजाय इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे आईपैक के दफ्तर में, आईपैक के घर में, ये कहीं ना कहीं समझ लिए जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी जितने भी एजेंसी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश, जो हम समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। जहां जहां विपक्षी पार्टियां की सरकार है उनको समझ लिए कि ये कोशिश करते हैं कि यहाँ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भेज कर करके ये उनको डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह का समझ लिए भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश, एजेंसी जो है केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 फरवरी तक का समय, 3 फरवरी तक के वो हमें फिर से जो भी होगा वो सुनवाई करेंगे और जो भी होगा उसका हमें जवाब मिलेगा। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर केंद्र सरकार के जितने भी जवाब आप रट के आते हो आप सब लोग क्या? एक ही बात, एक ही लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो नहीं सुना? फिर वही बात आ गई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। यह भी साफ हो गया था कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो फिर कहां से मामला आ जाता है? मतलब कुछ भी, ये मैंने इतनी लंबी लिस्ट आपको बताई है। अब मैं दोबारा से अपना टाइम लगाकर फिर वो लिस्ट नहीं बताना चाहती कि कब कब क्या क्या बार बार ममता बनर्जी ने किया है। चलिए ये मामला हो गया, तब क्या हुआ था जब सीबीआई को बंधक बना लिया था? कभी भी कुछ भी करती है ना ममता बनर्जी तो अपने बंगाल में। देखिए सीमा जी, रीमा, जितने भी एजेंसी है उसका बेजाय इस्तेमाल, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी फिर से कर रहा हूं, बेजाय इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। हम समझते हैं जितने भी एजेंसी है, एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन हमें अपना प्रोटेक्ट करने का, उन्होंने, ममता बनर्जी ने क्या किया? प्रोटेक्ट किया। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट से, जो भी हमारे 5 साल के जो रणनीति थी, जो भी हमारे 5 साल के हमारे कौन सामने फरवरी महीने में हमारे इलेक्शन के कैंडिडेट के नाम घोषित किए जाएंगे, तो ये हमारी रणनीति थी। वो तो कोई इस तरह का ये नहीं है। हम अपनी सामान, हम अपनी कागज, हम अपनी डेटा को हिफाजत किए। ममता बनर्जी, अरे सर सवाल तो वही है, फाइल में ऐसा क्या था, डेटा में ऐसा क्या था, कौन से राज थे वो सीक्रेट?
ये सीक्रेट राज रीमा जी, ये हमने बताया आपको कि हमारे 294 विधानसभा जो पश्चिम बंगाल में है उसमें हमारे कैंडिडेटों के नाम थे, हमारे कौन कौन प्रेसिडेंट होंगे उनके नाम थे, जिला में कौन कौन समझिए वहां सभापति होंगे उनके नाम थे, हमारे 5 साल के जितने भी रणनीति थी किस हिसाब से हम 2026 में इलेक्शन लड़ेंगे वो पूरा स्ट्रेटेजिक उसमें बना हुआ था, जिसको तो आपका कहना है, ओके समझ में आ गया, ठीक है। सिद्धार्थ यादव, बेसिकली ये बार बार वही बात आ रही है सामने, ये जो हरी फाइल दिख रही है ममता बनर्जी के हाथ में, इसमें वो सारी रणनीति, वो सारे सीक्रेट थे जिसके बाद ममता बनर्जी चुनाव जीतने वाली हैं, और आपने वो सब ईडी के माध्यम से चुराने की कोशिश की बेसिकली। तो आपने रणनीति चुराई, आपने कैंडिडेट्स के नाम भी चुराए, और आपने और भी पता नहीं क्या क्या चुराने की कोशिश की। देखिए रीमा जी, पॉलिटिकल पार्टियां हरी फाइलों के आधार पर चुनाव नहीं जीतती हैं, ना ही फाइलों के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। चुनाव लड़ा जाता है धरातल पर जाकर के। ये किस प्रकार की बेवकूफाना वाली बात है कि अगर कोई देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किसी स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करने कहीं पहुंच गई तो आप तो कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे कि मेरी तो फाइलों में मेरे कैंडिडेट्स का नाम है। नामों से चुनाव लड़ा जाएगा, जीता जाएगा, या फिर देश को यही चलाने का तरीका है या कोई और तरीका भी है? देश के अंदर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जिन्होंने यह तय कर लिया कि बंगाल, वो क्या मैसेज देना चाहती है, बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। कोई देश की एजेंसी वहां चली जाए, किसी प्रकार का काम करने लग जाए, कभी सीबीआई को बंदी बना लेंगे, कभी ईडी की इन्वेस्टिगेशन में जाकर के खड़े ले लेंगे। ये शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री का काम है क्या? ये देश के चुने हुए मुख्यमंत्री का काम है? और ऐसा कौन सा मन में भय हो गया रीमा जी, जब हम जानते हैं इस बात को कि एक सेक्शन 17 की चल रही इन्वेस्टिगेशन में, ईडी की कार्रवाई में जाकर के उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता, मन में कौन सा ऐसा भय होगा कि आप वहां जाकर के खड़े हो गए? क्या है उन फाइलों में ऐसा? मेरा प्रश्न तो ये है इनसे, वो फाइलों में आज तो आप कुछ भी बता दीजिए, इन फाइलों में ऐसा था, इन फाइलों में हमारे कैंडिडेट के नाम थे। अरे आपके कैंडिडेट कौन चुनाव लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ते, सार्वजनिक सब जानते हैं। आप किनको पैसा बांट रहे हैं, किसको नहीं बांट रहे, वो सार्वजनिक सब जानते हैं। पर हरे फाइलों में आपकी सत्ता में रहते हुए काले कारनामों का चिट्ठा था, इसलिए बौखलाए हुए ममता बनर्जी वहां पहुंची और उन्होंने पूरी प्रोसेस को सैबोटाज करने का काम किया। यह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देने का काम नहीं है, ये कोई भी चुने हुए व्यक्ति का को करने वाला काम नहीं है। और आप अपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जाएंगे। अरे बंगाल भारत का हिस्सा है, भारत से बाहर नहीं है, और ना ही ममता बनर्जी संविधान से बड़ी है और देश के कानून से बड़ी है। अगर कानूनी कार्रवाई कहीं करी जाएगी तो आप इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। उसको छोड़िए रीमा जी, कमाल देखिए, अगर आप हाईकोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ जाएंगे और आप हाईकोर्ट में इसकी अपील करेंगे तो तृणमूल का लीगल सेल जो है वो सब वकीलों को और अपने लोगों को वहां आदेश देगा कि आप पहुंचिए और हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग मत चलने दीजिए। मतलब आप कोर्टों को काम मत करने दीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी को काम मत करने दीजिए, केंद्र की एजेंसियों को काम मत करने दीजिए। किस लिए? सत्ता के लिए। ये देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक सोचा समझा षड्यंत्र के तहत किया हुआ हमला है और कुछ नहीं है। और अपनी सत्ता को बचाने के लिए और अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए ममता बनर्जी बौखला चुकी है और इसलिए वो इस काम पर उतरी। तहसीन पूनावाला, मुझे एक चीज समझ में नहीं, मतलब कुछ कुछ एक जैसी पैटर्न दिखाई दिया कि जब ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़कों पर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही ममता बनर्जी कर रही हैं। अब अधीर रंजन चौधरी कोट अनकोट उन्होंने कहा कि आईपैक कोई चुनावी एजेंसी नहीं है बल्कि टीएमसी की वसूली का एक अड्डा है, जो कि बुआ भतीजे मिलकर के सफेद करने की, अपने काले धन को सफेद करने की मशीन कर रहे हैं। अब वो वहां पर बैठ करके बेचारे लड़ रहे हैं, खून बहा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, लेकिन एक शब्द तो राहुल गांधी ने कहा नहीं इस पर कि ममता बनर्जी क्यों फाइल लेकर भाग रही हैं। अनम्यूट कीजिए। देखिए हाँ, मैं तो अनम्यूट ही हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। सॉरी, थैंक यू रीमा जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। देखिए, मूल में टीएमसी के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस वेस्ट बंगाल के चुनाव में अच्छा करे, लेकिन ईडी वाले मामले में मैं पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के साथ हूं। सिर्फ उनके साथ नहीं, मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब 3 फरवरी को और आगे हियरिंग होगी, नोटिस सिर्फ वेस्ट बंगाल सरकार को, डीजीपी कमिश्नर को नहीं गया है, होम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को भी गया है। तब इस सच्चाई तक जाएगी और तय तक जाएगी, सच्चाई की तय तक जाएगी सुप्रीम कोर्ट।
मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ। ईडी से मैं एक गुजारिश है, ईडी अपना नाम बदल दे, उसका नाम बीडी कर दे, बजरंग दल, भाजपा का अंग हो गई। अच्छे आईपीएस अफसर है, अच्छे आईआरएस अफसर है, और याद रखना चाहिए वफादारी देश के संविधान के साथ होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये क्यों है कि 2014 से 198 पॉलिटिकल केसेस में केवल 2% केसेस भाजपा के लोगों पे, बाकी के 98% केसेस विपक्ष के लोगों पे। ये क्यों है? इस पे कन्विक्शन 0.1% है, ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये क्यों है? बार बार मैं 2025 से सुप्रीम कोर्ट कहता है आप एक पॉलिटिकल पॉन मत बनिए, और कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। और ये क्यों है कि कन्विक्शन टोटली 6000 केसेस के अंदर इनका लेस देन 10% है। अब मैं जानता हूं सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे ये लॉयर है, कहेंगे 56 में से 52 केसेस में कन्विक्शन हुआ। वो 56 में से जो 52 केसेस में कन्विक्शन हुआ सारे 2014 वाले के पहले के केसेस थे, उसमें से एक छोड़कर बाकी सारे यहां पर जो आपके केसेस में कन्विक्शन नहीं हुआ। ये दिक्कत है ईडी के साथ। ईडी का नया नाम है बीडी, बजरंग दल। और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने के बदले ये लॉन्ड्रिंग का काम करती है भाजपा पे। जिस अजीत पवार जी को चक्की पिसाने वाली थे, आज वो भाजपा का समर्थक करते हैं। एक रेड के अंदर, रीमा जी मेरी बात सुनिए, एक रेड के अंदर रेड होती है, 8 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायक के घर से निकलते हैं, उसके बेटे के पास कैश पकड़ता है। पता है ईडी क्या कहती है कोर्ट के अंदर? सॉरी हमने बिना परमिशन के रेड किए, परमिशन लेके रेड करते हैं। दूसरी रेड के अंदर जहां पे उत्तर प्रदेश में रेड हुआ, गलत घर पे इनकम टैक्स की रेड हो गई, 300 करोड़ निकला। वो समाजवादी के समर्थक नहीं, भाजपा के समर्थक के 300 करोड़। रीमा जी बताइए ना, वो लोग ईडी वहां पे नहीं कुछ, उनको जेल में नहीं डाला, क्यों भाई? 300 करोड़ कैश निकला, क्यों जेल में नहीं गए वो लोग? 300 करोड़ कैश क्यों नहीं गए जेल में? सवाल यह है कि ईडी इज नॉट एक्टिंग फेयर। अगर यहां पर चोरी हो रही बिल्कुल पकड़े, पर वहां पर चोरी क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि जो लोग पे आप चोरी का आरोप लगाते वो फिर आप उनको वापस ले जाते हैं भाजपा के अंदर या भाजपा के समर्थक बनाते हैं। लास्ट चीज अपनी बात करता हूं, छगन भुजबल जी, ईडी कोर्ट के अंदर कहती है क्या फाइल घूम गया? फाइल घूम गया? प्रोफेशनल एजेंसी फाइल घुमा देती है। और आज छगन भुजबल जी अजीत पवार जी के साथ भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, क्यों? ये सवाल उठते ईडी के। सवाल ही आपके अपनी तरफ है, लेकिन इन सबके एवज में क्या ईडी पर हमला होगा? क्या सीबीआई को बंधक बनाया जाएगा? क्या अगर झारखंड में ईडी जाएगी तो उसके ऊपर फिर हमला किया जाएगा? ये तरीका ठीक है क्या तहसीन पूनावाला? मैं इन तरीकों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री के संयम को सलाम करता हूं। कौन सा संयम? जो संयम उन्होंने रखा। ओके, हाँ, मतलब फाइल लेकर भागना ये संयम की भाई, एक निशानी है। अगर अपना लैपटॉप लेकर भागना ये संयम की निशानी है। हाँ, क्या संयम रखा उन्होंने? देखिए सिद्धार्थ भाई ने एक चीज कही, कौन प्रत्याशी होगा ये सार्वजनिक होगा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरा प्रत्याशी में उस फाइल में क्या था? कौन कौन वहां पे दावेदार है, कौन फ्रंट रनर है, कौन पीछे। आप बाकी जो सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, उनको तोड़ सकते हैं, आप उसकी कॉपी निकाल देंगे। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं कोर्ट जाऊं और कोर्ट में रोकूं, तब तक आपने उसकी कॉपी निकाल दी। तो ये गलत कर रही है। कैंडिडेट्स का नाम लेकर बीजेपी क्या करेगी? लेकिन क्या नहीं करेगी? इंफॉर्मेशन लेके क्या करेगी? क्या कर रही है अजीत पवार जी के साथ? क्या कर रही है छगन भुजबल जी के साथ? आप बताइए ना, क्या करने वाली थी बीजेपी कैंडिडेट्स का नाम लेकर? मेरी आपत्ति है, हाँ। मेरी एक चीज को लेकर आपत्ति है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये कौन सी कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि उस हरी फाइल के अंदर कैंडिडेट्स के ही नाम थे? ये किसने बता दिया आपको? वो हरी फाइल जिसको ममता बनर्जी चुरा करके ले गई, जिसको खोल करके तो तहसीन पूनावाला जी को भी नहीं दिखाया होगा, उसमें कैंडिडेट के नाम है, इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है। ये किसने? मैं कहता हूं उसमें कोयला घोटाला जो किया उसके रिकॉर्ड रखे हुए थे। जो कोयला घोटाला ममता बनर्जी और उनकी सरकार कर रही है, पैसा कैसे ब्लैक से व्हाइट किया गया, उसके रिकॉर्ड रखे गए थे। उसमें यह लिखा गया था कि किस बूथ पे कितना पैसा बांटना है और कहां पे किन गुंडों को भेजना है, और वोट चेक किया गया, अगर जो वोट नहीं दे रहा उसको नहीं मारा जाए। ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे? क्या मैं कर रहा हूं? मान लिया इनकी बात। एक सेकंड तहसीन जी, एक मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। आप मेरे बीच में बोले, मैं आपकी बात मान मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, आप उसके बाद ले लीजिए। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपसे भी पूछता हूं, मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं जी। क्या 21वीं सदी का भारत एक लॉलेस देश है? क्या हम एक अराजक देश हैं? क्या हमारे यहां पर संविधान और कानून नहीं है, या अराजकता का राज होगा? आपने अपने मन में सोच लिया कि कोई कार्रवाई आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप चूंकि मुख्यमंत्री हैं और डीजीपी और कमिश्नर आपको कुछ नहीं कह सकता, तो आप उन सबको लेकर के जाएंगे और आप ईडी की कानूनी कार्रवाई में घुस करके जो मन में आएगा उठा के ले जाएंगे। ये देश ऐसे चलेगा क्या तहसीन जी? केवल इतना बता दीजिए।
ठीक है, सिद्धार्थ भाई की बात को मैं मान लिया। उस फाइल के अंदर ये बात नहीं थी, उस फाइल के अंदर था मैं किसको मारने वाला हूं, कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, किस तरह से मैं इलेक्शन को मैनिपुलेट करने वाला। रेड ईडी की उस वजह से नहीं हुई थी। 2020 के घोटाले की, अलेज्ड घोटाले की रेड 2026 में वेस्ट बंगाल में हो रही, जबकि झारखंड का रेड था। आपको 2026 में पता चला कि झारखंड में जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे, तब वहां जाकर रेड करना, तो रेड वैसे उसके लिए नहीं थी। तो आपकी बात को मानता हूं, तब भी आपका एविडेंस करना गलत है। ईडी को अधिकार ही नहीं है, आपकी बात को मान लिया। अच्छा, नहीं, अब ये हरी फाइल में राजकिशोर तिवारी क्या है, लेकिन ये एक अलग विषय है, ये तो जांच का ही विषय है ना। किसी को नहीं पता कि क्या था भाई उस हरी फाइल में, शायद ममता बनर्जी के अलावा तो किसी को पता नहीं है। लेकिन ये जो 10 उनके कारनामे मैंने बताए, किस तरह से ममता बनाम एजेंसियां, लगातार ये बात चल रही है 2019 से शुरू होकर के 26 तक चलती आ रही है लगातार। जब भी किसी चीज की जांच करने कोई एजेंसी सरकारी केंद्रीय जाती है, उसको इसी तरह से बंधक बनाया जाता है, और खुद कोई और नहीं, ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेलती है। तो ये तो एक अलग ही तरीका चल रहा है ना बंगाल में। नहीं, ये तो सीधी सी बात है रीमा जी कि ये कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स माई वे और हाईवे टाइप की जो बात होती है ना, कि मतलब मेरा जो मैं करूं मेरी मर्जी। लोकतंत्र, संविधान की दुहाई देना अलग बात है और उसका अनुपालन करना एक अलग बात है। और यहाँ पर साफ साफ जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, उसके बाद भी जिस तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं, वो मेरे ख्याल से बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि साफ साफ लॉलेसनेस की बात कर रहा है और कह रहा है कि किस तरीके से वहां पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश की गई। आपने अभी झारखंड का जो आपने पूरा भी दिखाया रिसर्च, बहुत शानदार रिसर्च थी, उसमें मैं एक एक पॉइंट देख रहा था। और इससे साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि जंतर मंतर बनाने की कोशिश की जा रही थी हाई कोर्ट को। क्या इस तरीके की भी कोशिश की जाती, मतलब आप न्यायपालिका को भी डराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि ये मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहूं वैसा करेंगे। और बिल्कुल सीबीआई या इससे पहले जो भी बातें थी कि हम सीबीआई को नहीं आने देंगे। झारखंड में जो हुआ वो एक बानगी है कि किस तरीके से आप संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करते हैं। लेकिन एक बात रीमा जी यहां सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार जो उस हरी फाइल की बात की जा रही है, खैर किसी को नहीं पता उस हरी फाइल में क्या था, लेकिन ममता जी को तो निश्चित तौर पर पता होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल जो लगातार सत्ता में वहां पर है, 3 बार सरकार वहां पर ममता बनर्जी की रह चुकी है, तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट जिस तरीके की यथास्थितिवाद होता है और प्रत्याशियों को लेकर किस तरीके की चीजें चल रही हैं, जो राजनीतिक दल जमीन पर होते हैं उनको इनके बारे में जानकारी होती, तो निश्चित तौर पर उस फाइल में कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ तो पर्देदारी रही होगी। और एक और बार बार मैं कहता हूं सबसे बड़ा वक्तव्य है राजनीतिक दलों की इस कार्यशैली पर, जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन एक एजेंसी जो आपके लिए सर्वे कर रही है, जो आपके लिए रणनीति बना रही है, जो आपके लिए रिसर्च कर रही है, उसके पास सब कुछ था। मतलब अगर किसी को डेटा लेना था ईडी के जरिए, तो क्या ये राजनीतिक दलों को नहीं मालूम है कि कहां पर ये सब चीजें रखी होंगी? मतलब वो सीएमओ में, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं होंगी, मुख्यमंत्री के घर पे नहीं होंगी, पार्टी के सर्वोच्च नेताओं के पास नहीं होंगी, हाँ। वो एक एजेंसी के पास रखी हुई थी सारी चीजें। नहीं, ये हरे रंग का देखिए, अब हमारे जो एहतेशामुल जी हैं उनकी जैकेट भी हरी है, अब तृणमूल कांग्रेस का जो लोगो है वो भी हरे रंग का ही उसमें आता है, फूल पत्ती। तो ये हरे रंग से तो कुछ है, चक्कर तो है कुछ। एहतेशामुल जी, हरी फाइल का खेल जो है ना, वो इस चुनाव में तो दिख रहा है। हरा तो सेना का भी कलर है। हाँ ठीक है, वहां पे कहाँ हरी फाइल आ रही है? ये समझ लिए कि गुड विशेष है और ये एक चौथी बार जीतने का प्रतीक है आने वाले 2026 क्या में। हरा रंग? हरे रंग का मतलब कुछ और भी होता है। हरा का मतलब एकदम पूरा लैंड क्लियर है, सिग्नल क्लियर है। अच्छा, कोई बात नहीं है। एकदम गाड़ी आपको जो है 140 से 160 के स्पीड से चलेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं हमारे सिद्धार्था जी से। सिद्धार्था जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 21वीं सदी का जो भारत क्या इसी हिसाब से चलेगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे मित्र जो सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, कि क्या 21वीं सदी का भारत में अपोजिशन पार्टियों के ऊपर में जितने भी एजेंसी है उसका बेजाय इस्तेमाल होगा, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का। इस तरह से हमें बहुत अफसोस है कि जो अभी केंद्र में सरकार 2014 के बाद में जो बैठी है, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें समझ लिए डर, भय की राजनीति। आप ऐसा करोगे तो हम आपको डर दिखलाएंगे। केंद्रीय एजेंसी का बेजाय इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारे शुभेंदु अधिकारी हमारी पार्टी में थी, लेकिन वो वहां जाने के बाद में नहीं, एक सेकंड, ऐसा करोगे मतलब ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब ऐसा सब किया जा रहा है? ऐसा क्या दाल में काला है?
दाल में कुछ काला नहीं है, दाल बिल्कुल एकदम पीली है। फिर दाल हमारी ऐसा क्या किया? देखिए, ये केंद्र की जो है हाँ। इशारे पर पूरा काम कर रही है एजेंसी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। ये जो ईडी के द्वारा जो 8 तारीख की घटना हुई है इनके प्रतीक जैन के ऑफिस में या प्रतीक जैन के घर में, इस तरह की समझ लिए ये इलेक्शन, ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस का था, लेकिन ये 2019 का मामला था। तो सडनली 6 साल के बाद इस तरह का क्यों, और पहले क्यों नहीं किया गया? ये सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का काम किया गया है। रीमा जी, ये समझ लिए केंद्र के सारे पर काम कर रही सर, है। आप बार-बार एक ही बात बोल रहे हो, लॉजिक पर बात करो ना, लॉजिक पर बात करो आप। मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्ठा बताया, चलिए आपने इस मामले को आप हटा दीजिए, केंद्र के इशारे पर हो रहा है। 14 से लेकर अब तक जितने मामले हो रहे हैं सब में ममता बनर्जी धरना देती हैं, ऐसा क्या हो गया? देखिए, प्रोटेस्ट करने का तो पूरा अधिकार है, ममता बनर्जी का दूसरा नाम ही है समझ लिए कि प्रोटेस्ट करने का और लड़ाई लड़ने का। ममता बनर्जी आज ग्राउंड जीरो से समझ लिए आज की यहाँ तक आई है, वो लड़ाई लड़के ही आई है। पश्चिम बंगाल की धरती जो है, यहाँ लड़ाई लड़के कोई भी काम किया जाता है। यहाँ अपना अधिकार जिस हिसाब से ममता बनर्जी लेने जानती है, उनको मालूम है हमें किस हिसाब से प्रोटेस्ट करना है। सरकार उनकी है भाई, सरकार उनकी है, तृणमूल कांग्रेस की, मतलब आपकी। तो किससे अधिकार छीन रही है? वो अपनी सरकार से छीनना चाह रही है क्या? वाजपेयी जी, मुझे एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, केंद्र सरकार की एजेंसी, केंद्र सरकार की एजेंसी जो है हमारे दफ्तर में जिस हिसाब से, आपका दफ्तर नहीं था, वो आईपैक का दफ्तर था। पहली बात तो सही कर लीजिए, आईपैक एक एजेंसी है, कोई वो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर नहीं था। नहीं, तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर नहीं था भाई, आईपैक का दफ्तर था। आईपैक एक कंपनी है जिसको पैसा दे करके काम करवाया जाता है। कोई भी एजेंसी जिसको पैसा देते हैं वो अपना काम करती है। वो आपकी कंपनी कैसे हो गई? वो आपकी कब से हो गई वो कंपनी आईपैक? आईपैक में वो हमारा दफ्तर है, उसमें आपका दफ्तर कब से हो गया आईपैक? आपका कोई दफ्तर नहीं है आईपैक, तृणमूल कांग्रेस का आईपैक का दफ्तर से कोई मतलब नहीं है। तृणमूल जो दफ्तर में ईडी का रेड हुआ है आईपैक का, उसमें हमारा दफ्तर है, उसमें हमारे तमाम कामकाज जो होते हैं हमारे वहीं से होते हैं। तो सबसे बड़ा तो फिर पेच यही है कि आईपैक के दफ्तर में तृणमूल कांग्रेस क्यों बैठकर काम करती है, अपने दफ्तर में क्यों नहीं करती काम? आईपैक के ऑफिस की एजेंसी को ये फाइलें रखने के लिए क्यों छुपाया जाता है? क्यों वहां पर ये सब चीजें रखी जाती हैं? ये छुपाने की बात नहीं है, यहाँ रणनीति बन करके वो फाइल मेरा वहां जमा है, वो हमारे लिए रणनीति बना रहे हैं 2026 का। हमारे कैंडिडेट का नाम है, हमारे तमाम लोगों का नाम, किस हिसाब से हम काम करेंगे। अरविंद वाजपेयी जी, बिहार के चुनाव में कैंडिडेट्स के नाम आप लोगों को भी तो चाहिए होंगे ना फिर एनडीए को? तो आपने आरजेडी और इन सब के दफ्तरों में मारे थे क्या? प्रशांत किशोर के दफ्तर में छापे पड़े थे कि चलिए वहां से भी कुछ सीक्रेटिव नाम ले लेते हैं, उसके बाद जीत और अच्छी हो जाती। अब बिना छापे पड़े ही जीत हो गई। ममता बनर्जी जो है ना, अपना डिफेंस क्रिएट कर रही है। हकीकत यही है कि उन्होंने एजेंसीज के काम में रुकावट डाली। हाँ। उनके ऑफिसर्स को काम नहीं करने दिया। उनके ऑफिसर्स जो ईडी के हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। क्या अधिकार है ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री होते हुए, या आम आदमी को भी अधिकार नहीं है क्या आप सरकारी कामकाज में दखलंदाजी करें? यह हरी फाइल काली फाइल का झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा है फेडरल स्ट्रक्चर का। झगड़ा ये है कि अगर एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां और केंद्र की एजेंसियां क्या राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी या नहीं करेंगी? सवाल यह है कि कोल स्कीम का घोटाला जो चल रहा है उसकी जांच जारी है लगातार 1920 से। उसमें अभिषेक बनर्जी, इनके जो भतीजे साहब हैं, उनका इंटेरोगेशन हो चुका है। अभिषेक बनर्जी की वाइफ का इंटेरोगेशन हो चुका है। और जब नए फैक्ट आए कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कॉले का पैसा जो है दाएं बाएं किया जा रहा है, उसके लिए रेड डाली गई थी। कोई जवाब तो है नहीं इनके पास। क्या ये अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? और ये ममता बनर्जी जो है ना, ऐसे काम आपने सही कहा 14 से लगातार कर रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो अपने वर्कर को कहती है कि कट मनी जो ली है वो वापस लौटा दीजिए। ये वही ममता बनर्जी हैं जो प्रधानमंत्री को कहती है पत्थर के रसगुल्ले बेचूंगी। मतलब क्या हो रहा है? ये चुनाव अपनी जगह होंगे, इलेक्शन का काम अपनी जगह होगा, स्ट्रेटजी आप बनाओ ना बनाओ वो आपका काम है। इसमें एजेंसियों के काम में दखलंदाजी करने का अधिकार आपको कहां से मिल गया? ठीक है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा सख्त व्यू है। बिल्कुल।
उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर मुख्यमंत्री करेगी तो बाकी नीचे के लोग क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने और गंभीर बात की कि हाई कोर्ट तहसीन में पूनावाला, आपने काम नहीं करने दिया, तहसीन वहाँ पूनावाला, उद्योग बचा ओके। दिया आपने। ठीक है ठीक है। तहसीन पूनावाला, बंगाल में, मैं क्योंकि बंगाल सेंट्रिक हो रहा है ना मामला तो पूरा, अब भ्रष्टाचारी खूनी ममता बनर्जी, ये टैगलाइन चलती है कांग्रेस के सब नारों में वहां पर, मतलब अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में। अब तो खैर उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। लोकतंत्र की देवी, अभी आप ही कह रहे हो कि ममता बनर्जी के संयम पर आपको बहुत ज्यादा अभिमान है कि वो कितनी संयमित को लेकर। अब या तो भाई वो खूनी है जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खून बहा रही हैं, या फिर वो लोकतंत्र की देवी हैं। बताइए क्या है। नहीं, मैं फिर से बताता हूं, मैं ममता बनर्जी के खिलाफ हूं, उनके प्रशासन के खिलाफ हूं, लेकिन जिस तरह का ईडी का उपयोग हो रहा है, ईडी और इनकम टैक्स, और सबसे ज्यादा मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा इंग्लैंड के बाद जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पैसे वाले लोग भारत छोड़ते जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्सटॉर्शन और जीएसटी एक्सटॉर्शन और ईडी की हैरेसमेंट हो रही है। और ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, उद्योगपति बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए, इनकम टैक्स का, इसको रोकना चाहिए। भारत को इससे नुकसान हो रहा है। मैं उस प्रिंसिपल पे ईडी के खिलाफ हूं। इस तरह से एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एजेंसी को एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग नहीं बनना चाहिए। जब 2020 का मामला है, कोल का मामला, झारखंड का मामला, जब आपको पता है 2026 के अंदर वेस्ट बंगाल में चुनाव है, 6 साल में अगर कुछ नहीं खत्म हुआ, कोई उस मामले में फर्क नहीं पड़ा, तो आप 3-4 महीने के बाद देख लेते। अच्छा, आप कोलकाता में, आपको पता था आईपैक उनके लिए काम कर रहा है, तभी आप आईपैक के ऑफिस में गए। आप इतने भोले तो हो नहीं, सारे आईपीएस आईआरएस अफसर है, टॉप के आईपीएस आईआरएस अफसर है। तो ये आईपीएस आईआरएस को भी सोचना चाहिए, क्या ये सही कर रहे हैं आप? क्या ये आप देश के संविधान के साथ इंसाफ कर रहे? मना कीजिए आपकी सीनियर्स को इस तरह से गलत ऑर्डर दे रहे, तो कहिए आप हमें इस तरह के ऑर्डर्स मत दीजिए। मैं ममता जी की बात को अग्री नहीं करता। ये जनरली ये नहीं होना चाहिए किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रोकना, पर जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा करप्शन जीएसटी और ईडी के अंदर है। ईडी का एक छोटा नोटिस आता, कितना करप्शन होता है सब जानते हैं। ये देश की हकीकत है। मुझे आपसे इस जवाब की उम्मीद थी नहीं, क्योंकि कुल संपत्तियां अगर जब्त की देखी जाए ना, अभी तक का रिपोर्ट कार्ड बता रही हूं आपको ईडी का, हाँ, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की जा चुकी है अभी तक। नगद बरामद जितने पैसे हुए हैं ईडी को पिछले 10 सालों में, अलग अलग छापों में 5,000 करोड़ से ज्यादा का हार्ड कैश बरामद किया जा चुका है। इसमें ममता बनर्जी के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के करीबियों से 50 करोड़ कैश मिल चुका है ईडी को। पीएमएलए के तहत ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, है ना, तो ये पैसा भाई आम आदमी के लिए यूज हो रहा है। मैं इसका एक लाइन वाला ईडी सबसे भ्रष्ट नहीं है, सबसे भ्रष्ट वो लोग हैं जिनसे ये पैसा मिला है। मैं एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूँ। इसको दो, एक तो 5,000 करोड़ कैश 10 साल में मिला, इसका कोई वैल्यू, व्हाट इज 5,000 भारत जैसे देश के अंदर कैश? 5,000 करोड़ 10 साल में नहीं, मैंने कहा 500 करोड़, 1,25,000 करोड़ की संपत्ति। हाँ, मैं 1 लाख करोड़ की संपत्ति पे हाँ। जब्त हुआ है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, इसका क्या मतलब है? आपका कॉन्विक्शन रेट 1% है। कल अगर प्रूफ नहीं हुआ चार्जेस, मैं जानता हूं 2 या 3 लोगों के खिलाफ उनकी भी संपत्ति जब्त हुई थी, उसके बाद जब वो प्रूफ नहीं हुआ, संपत्ति रिटर्न करना पड़ा। एक होटल जब्त हुई थी, मैं व्यक्तिगत लोगों को जानता हूं, सिद्धार्थ यादव जी को लेकर आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो क्या मतलब है उसका? आपने वो होटल की वैल्यू लगा दी 500 करोड़, आपने जब्त कर दिया, फिर आपने कुछ प्रूव नहीं किया, उनको क्लीन चिट मिला। आज वो व्यक्ति एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ स्टेज पे डांस कर रहा है, तो आपने कुछ प्रूव नहीं किया, इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सिद्धार्थ यादव रिटर्न कर दी उसको, सिद्धार्थ यादव 1 लाख करोड़ का। ओके, सिद्धार्थ यादव ऑडियो, सिद्धार्थ भाई समझ गए ऑडियो सिद्धार्थ भाई समझ गए मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। रीमा जी मेरे को लोग बताते थे कि तहसीन भाई जो है वो गांधी फैमिली, मान लो गांधी वाड्रा फैमिली के करीबी हैं, संबंधी हैं। मेरे को आज वो पता कंफर्म चल गया। आज तक लोग बताते थे कि 5,000 करोड़ कुछ नहीं है, 5,000 करोड़ हार्ड कैश पकड़ा गया, वो कुछ नहीं है, वो जीरो। 5,000 करोड़ लोगों के घरों से बरामद हो गया, वो जीरो। और तहसीन भाई आपको और हमको समझा रहे, कन्विंस कर रहे, ये लौटाना पड़ेगा। जो लोगों के घर से करोड़ों रुपए मिला है वो लौटाना पड़ेगा। वो कांग्रेस का काल गया तहसीन भाई, वो गए वो दिन। यहां पर निश्चित तौर पर देश में एक तबके को बहुत दर्द होगा, निश्चित तौर पर होगा।
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। तो रीमा जी आप क्या मान रही हैं, जो लोग इतने बड़े बड़े धनाढ्य सेठ हैं, जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां बना करके बैठे हैं, वो कोई छोटे लोग हैं क्या? वो आसान लोग हैं क्या? उन लोग को तकलीफ नहीं होगी? वो लोग हल्ला नहीं मचाएंगे? बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को ये लोग फंड करते हैं, बड़ा बड़ा स्कैम ये लोग चलाते हैं। ये देश का एक ढर्रा था, उस ढर्रे से हट करके देश में एक ऐसा विचार आया कि करप्शन पर हमको शिकंजा कसना है, निश्चित तौर पर दर्द होगा। पर मैं एक बात का और जवाब देता हूं, देखिए कितनी कन्वीनियंस की कहानी है। अभी सब पैनलिस्ट बैठ करके इंक्लूडिंग तहसीन भाई बता रहे हैं कि कार्रवाई कब होनी चाहिए। 2019 से केस चल रहा है, कार्रवाई कब करिए। आईपैक के बारे में आपको पता है, तो आईपैक में क्यों गए? आप लिख करके दे दीजिए देश की ईडी को और देश की अदालतों को, कहां पर ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, किस साल में करनी चाहिए, किसके दफ्तर में जाना चाहिए, कहां पर सोच के जाना चाहिए, कहां बिना सोचे जाना चाहिए, कौन सी टाइप की कार्रवाई है जो ईडी कर सकती है, कौन सी टाइप की है जो उसको नहीं कर, एक लिस्ट बना करके दे dीजिए। ईडी एक काम करते हैं, आपके हिसाब से ही काम करे, ये पहली बात। अभी हमारे टीएमसी के प्रवक्ता भी रीमा जी कह रहे थे आईपैक तो हमारा है। मेरे को लगता है यही अपने आप में एक स्कैम है। देश की पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के तरह चलने वाली एंटिटीज को बहुत चीजों में छूट मिलती है, कंपनियों को वो छूट नहीं मिलती। आपको किसने कहा कि आप एक कंपनी को अपना पार्टी दफ्तर बनाएं? आपको किसने कहा? यह तो सबसे आसान काम है। पॉलिटिकल पार्टी खोलिए, कोई 10 कंपनियां बनाइए, 10 कंपनी को कहिए ये मेरे लिए काम करती हैं। अब इन कंपनियों को कोई जाकर के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ये तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक हो गया। ये जो पूरा षड्यंत्र है रीमा जी, ये केवल पैसों के लिए किया जा रहा है। ये चुनाव में बिल्कुल ठीक बात है, एक कनेक्शन तो है 2026 के विधानसभा चुनावों से, और वो कनेक्शन केवल इतना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का एक अंबार बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने खड़ा किया है, वो भ्रष्टाचार का अंबार एक उजागर होने जा रहा है। और तहसीन जी जैसे लोग जो हमारे मित्र हैं अच्छे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा ईमानदारी बंगाल के लिए भी रखिए। आपको देश का ब्रेन ड्रेन का झूठा बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल के अंदर 6000 कंपनियां पिछले 15 साल में छोड़ करके चली गई हैं। बंगाल जो जीडीपी में टॉप पे रहता था वो 10वें पायदान को क्रॉस कर गया है। ग्रोथ रेट बंगाल का नीचे गिरता जा रहा है। बंगाल में कोई धंधा नहीं कर सकते जब तक आप तृणमूल कांग्रेस को कोई कट कमीशन नहीं दोगे। बंगाल में कलकत्ता, बंगाल छोड़िए, कलकत्ता में आप एक बिल्डिंग नहीं बना सकते जब तक तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में आप कोई जाकर के चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे। ये सब कुछ आंखों अच्छा, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। जल्दी ओके। सिद्धार्थ भाई की मैं हर बात से अग्री करता हूं। मैं सिद्धार्थ भाई की हर बात को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने को तैयार हूं और सारी बातें दोहराने को तैयार हूं। सिद्धार्थ भाई आप एक काम करवा दीजिए, आज यहाँ पे 2 प्रसिद्ध पत्रकार हैं, राजकिशोर जी और रीमा जी, इनके सामने आप बता दीजिए कल आप रीमा जी के शो पे जितने भी टोयोटा फॉर्च्यूनर 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, भाजपा के कॉर्पोरेटर्स नीचे लेवल के जो लीडर्स है खरीद रहे पूरे भारत में, और दुबई में कितने भाजपा के विधायक और एमपी के घर है, ये लिस्ट आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप कीजिए ना। अरे ये क्या बात हुई रीमा जी? इससे क्या लिंक है? रीमा जी एक सेकंड, आप रीमा जी कैमरा लीजिए, राजकिशोर जी, सिद्धार्थ और मैं दुबई जाएंगे। अगर दुबई जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो तो यही निकल आएगी लिस्ट, बट कोई लिंक है क्या? घर नहीं मिले राजकिशोर तहसीन भाई बहुत ज्यादा मत बोलिए। अरे हम दुबई चले गए, कैमरा लेकर फॉर्च्यूनर वाला ऐसा ना हो कि जिस होटल में घुसे वहां वाड्रा बैठे हो। इतना लंबा भी मत बोलिए, कहीं हम घुस जाए और वहां डीलिंग रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हो, आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। लोग कहेंगे आपने आइडिया दिया था। ऐसा प्रसाद जी ने कहा था जेब के अंदर उनके खिलाफ प्रूफ है, आज 11 सालों के पकड़े उनको। अरे पारिवारिक बातचीत है तहसीन भाई, ऐसे मत फंसवाइए। रॉबर्ट वाड्रा डीलिंग करके नहीं जाएंगे अभी। नहीं, टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओके राजकिशोर, दरअसल मुझे लगता है कि ये टोयोटा फॉर्च्यूनर जिनके पास है उनके ऊपर नजर लग गई है तहसीन भाई की। लेकिन तहसीन भाई मैं जानता हूं कि आपके पास उससे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और आप अच्छी गाड़ी चढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर जाने दीजिए, नहीं ठीक है, लेकिन मैं प्राइवेट सिटीजन हूं। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब राजनेताओं को उसकी इजाजत नहीं है, आपके कहने का आशय ये है। तो मतलब जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के डी शिव कुमार, उनके पास भी बड़ी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, जो बड़े और जो अमीर लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। अगर ये मानदंड बना रहे हैं गांधी जी की सादगी का, अगर आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो चलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब ईडी के 2 सिद्ध वालों मामलों पे आज दरअसल फैक्ट्स के साथ में तहसीन भाई बहुत शार्प आदमी है, उसके साथ बहुत अच्छे से खेल गए।
दोस्ती थी रीमा जी जिन मामलों में हुआ है वो 93-94% तक हो चुका है। वो चूंकि 6000 मामले हैं जिसको 90% से ज्यादा मामले, 90% ज्यादा मामलों में उसमें सजा हुई है, 121 लोगों को वो हो चुका है। लेकिन अब ये है कि इतने मामलों में कार्रवाई नहीं हो पाई। एक उन्होंने बात कही कि जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए उनको क्या करना चाहिए। तो अब अधिकारी तो अजीत जोगी भी थे, गिल साहब भी थे, नटवर सिंह भी थे, मणिशंकर अय्यर भी थे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और पुलक चटर्जी भी थे जिन्होंने कोई पद नहीं लिया, लेकिन पुलक चटर्जी सुपर प्राइम मिनिस्टर होते थे जिस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई थी, और जो कुछ भी होता था उस समय होता था। मुझे लगता है कि इस तरीके की जब बातें उठाई जाती हैं तो ऐसे उंगली उठती है तो कई उंगलियां अपनी तरफ भी खड़ी हो जाती हैं। पर यहां जो एक मूल चीज की जो अनदेखी कर रहे हैं तहसीन जी, मुझे लगता है वो ज्यादा घातक है। किस तरीके से न्यायपालिका, जहां पर ममता बनर्जी हो चाहे सोरेन साहब हो जिन्होंने अपनी पुलिस से ईडी के दफ्तर पर छापा मरवा दिया, इन लोगों ने कैसे न्यायपालिका को डराने की कोशिश की है। क्या न्यायपालिका के अंदर बैठकर आईटी सेल का कोई व्यक्ति वहां पर कहता है कि आ जाओ यहां पर डराओ धमकाओ और न्याय को पूरी तरीके से इस भय राज का जो रक्त चरित्र पश्चिम बंगाल की राजनीति का रहा है उससे पूरी तरीके से आतंकित कर दिया जाए? इस पर अगर आप साथ खड़े हुए, बिल्कुल ममता बनर्जी, अभी तृणमूल के प्रवक्ता कह रहे थे कि ममता बनर्जी लड़कर आई हैं, लड़कर वो किसके खिलाफ आई थी? उसी रक्त चरित्र के खिलाफ आई थी ना कि उस रक्त का रंग और लाल करने के लिए आई थी। भले ही फाइल हरी हो, लेकिन ये रेड अलर्ट है लोकतंत्र के लिए, मानवता के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल जो एक बौद्धिक राजधानी पूरे देश की रहा है, कोई भी बड़ा सुधार, वंदे मातरम जैसा गान, चाहे जनगण जो हमारा राष्ट्र गान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, सब जो पश्चिम बंगाल की धरती से निकला है, वहां पर इस तरीके की जब मिसालें दी जा रही हैं तो क्या ये आपको लगता है ठीक है? मुझे लगता है कि इन सब चीजों की अनदेखी करना बहुत घातक होगा। एहतेशामुल जी, ये बताइए कि जो मंत्रियों के घर से नोटों के पहाड़ मिले, क्या वो भी बंगाल की अस्मिता से उसको जोड़ेंगे आप? बैंकों को जो 15,000 करोड़ रुपए वापस आया, क्या वो भी अस्मिता से जोड़ेंगे आप? ये तमाम कार्रवाई ईडी की वजह से ही हो पाई। देखिए रीमा प्रासर जी, या वो शॉट्स आप नहीं देख पाए थे जो नोटों की गड्डियां निकल रही थी बिस्तरों से? मैं जो बता रहा हूँ वो हमारे मंत्री के घर नहीं थे, वो किसी और के घर आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। मंत्री की वो कौन थी जिनके घर से निकले थे? उनके क्या मंत्री से संबंध थे? वो भी मत खुलवाइए मुंह फिर। ये उनके घर में नहीं निकला है ये नोटों के बंडल, वो कहीं और निकला है। वो ये उनका आईपैक का दफ्तर था। वो उनका आईपैक का दफ्तर था। मामला कोर्ट में है, अभी 3 साल रहने के बाद में वो समझ लिया अभी बरी होकर के जेल से बाहर निकले हुए हैं। हमारे नेताओं के घर में बंडल नहीं निकले हैं, वो मेरे नेता के घर नहीं थे, वो मेरे नेता के दोस्त थे, उन्हीं के घर से बंडल निकला। कौन थे आपके? पार्थो हमारे मिनिस्टर थे, लेकिन पार्थो के फ्रेंड के घर में निकला है। तो फ्रेंड कौन थी? वो फ्रेंड क्या करती थी? वो फ्रेंड थे, अब क्या करते थे नहीं थी थी है हाँ थी, तो वो उनके घर से निकले हैं नोटों का बंडल। तो फ्रेंड थी ना, मंत्री के घर से नहीं निकला। तो खुलासे हुए ना उसके बाद? खुलासे हुए, लेकिन अभी तक इसका प्रमाण नहीं हुआ है, ये बात समझना होगा। ये इनका कहीं पर भी ये पैसा नहीं है पार्थो चट्टोपाध्याय का, ये पैसा जो है किसी और का है। किसी और नहीं, वही दोस्त का है ना, उनकी जो खास दोस्त थी उनका है फिर। बस अब ये कोर्ट के में मामला है, 2 साल से ज्यादा वो जेल में रहे हैं, तो अभी जेल से समझ लिए रिहा भी हुए हैं, तो ये मामला अभी कोर्ट में चल रही है, पेंडिंग मामला है। आज जो भी होगा वो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हमारा संविधान, हमारा समझ लिए कि अदालत जो भी फैसला करेगा वो बिल्कुल सही होगा, हम उस पर एकदम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं 2026 का एहतेशामुल हक जी, कभी सेना पर सवाल हो जाते हैं, कभी कोर्ट पर सवाल हो जाते हैं, ईडी पर सवाल, सीबीआई पर सवाल, ईडी पर एफआईआर करो, सीबीआई को बंधक बना लो। ये बताइए कि बंगाल का चुनाव, बंगाल के चुनाव में जो बाहर से कैंपेन करने लोग आएंगे, वो आप आएंगे बंगाल क्या? इस तरह के माहौल में पता लगा वहां भी तृणमूल के लोग पहुंच गए कि कवरेज ही नहीं करनी है, कैंपेन ही नहीं करना, क्योंकि बाहरी तो आप लोग कर ही रहे हैं लगातार। एकदम सही बात है रीमा जी, इनके पास में कोई भी लोकल आदमी नहीं है, इनके पास में आपसी में ग्रुप बंदी बहुत ज्यादा है। तो बाहर से कोई ना है कैंपेन करने, मतलब अगर कोई आएगा तो उस पर हमला होगा, कहने का मतलब ये है। हमला की बात नहीं, हमला वो आए,
वो तो आएंगे ही। 2021 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 17 बार आए थे पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए। अमित शाह जी 3 महीना यहाँ होटल वेस्टिन में समझिए यहाँ पूरा बुक था उनके नाम में। तमाम जितने भी प्रदेश मुख्यमंत्री तमाम एक पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। लेकिन उसके बाद भी हमारी सेकुलर जनता को मैं सैल्यूट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे समझ लिए कि इस हिसाब की पार्टी है 2014 के बाद जो देश की आर्थिक अवस्था देश में सिर्फ जो बड़ी बड़ी जुमला चलती है, ना 15 लाख आया ना 2 करोड़ के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार। अच्छा, तो मतलब ना प्रधानमंत्री को बंगाल में कैंपेन करने जाना चाहिए सिद्धार्थ यादव जी, संभल के, मतलब संभल के, है ना, संभल के जाना चाहिए। अमित शाह को होटल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धमकी तो पहले ही मिल चुकी है गृह मंत्री को कि आप होटल से बाहर निकलेंगे तो हमारी कृपा पर निकलेंगे। तो संभल के ये चुनाव में, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता सिद्धार्थ यादव जी, जब इतनी स्थितियां खराब हो चुकी है, बार बार आप लोग सबूत पर सबूत दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन से पीछे क्यों है इतनी सरकार? देखिए रीमा जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके शो पर कहता हूं। सरकारों को तो अपने समय पर सब फैसले लेने ही पड़ते हैं, पर जिस प्रकार की भाषा तृणमूल कांग्रेस के नेता और जिस प्रकार की भाषा आपके शो पर अभी इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ भाषा है? ये हमको तय करना पड़ेगा। ये लोग खुले में धमकाएंगे, ये लोग खुले में कहेंगे कि बंगाल तो जैसे पता नहीं भारत से अलग हो गया। बंगाल बांग्लादेश नहीं हुआ है साहब, बंगाल बंगाल है और बंगाल बंगाल रहेगा, भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तो बहुत सत्ताएं आई और गई, कम्युनिस्टों को भी यही गुमान था। 35 साल उनने राज किया, आप उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे और आप वहां पे लड़के ये कहा करते थे कि घुसपैठियों को भी यहाँ पे घर दे दिया। ममता बनर्जी इस्तीफा देके चली गई थी लोकसभा से, ये कहकर के कि बंगाल के अंदर 1 करोड़ घुसपैठिए हो गए हैं, और आप वहां पर चीख चीख के कहा करते थे कि वहां पर ब्लडबाथ किया जा रहा है। आज वही घुसपैठिए और वही गुंडे आपके साथ खड़े हो गए, तो आपने लोकतंत्र के लिए आंखें मूंद ली। ये नहीं चलेगा साहब, समय समय की बात होती है। 35 साल वो राज करके गए, 15 आपने कर लिया। सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। और ये जो डर और भय जिसको आप दिखाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां ना आए, गृह मंत्री वहां ना आए, भूल जाइए इन ख्वाबों को, भूल जाइए। बहुत डरा लिया आपने बंगाल की जनता को, बहुत उनको धमका धमका करके वोट ले लिए, बहुत अपनी गुंडागर्दी कर ली, बहुत तुष्टीकरण कर लिया। ये जनता जनार्दन से चलने वाला देश है, लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। जब जवाब मिलेगा तो शक्ल दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और वो इस चुनाव में होने जा रहा है। फाइनल कमेंट लेते हैं सबसे। लगता है रीमा जी, जब जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हो तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इस चुनाव में इनका सारा गुमान टूटेगा। वाजपेयी जी, आपको लगता है परफेक्ट केस बन गया है बंगाल अब राष्ट्रपति शासन के लिए? देखिए, राष्ट्रपति शासन का तो गवर्नर साहब की जब रिपोर्ट आती है तब राष्ट्रपति कई को बार कंसीडर रिपोर्ट आई किया है जाता है। सर। लेकिन हालात तो हैं, हालात ऐसे हैं कि वहां पे मेजोरिटी हिंदू क्लास जो है वो डर के रह रही है। ओके। और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, मतलब इतना डर का माहौल बना हुआ है ना, इसीलिए ममता बनर्जी खुद डर गई हैं आप कि भ्रष्टाचार अगर मेरा खुल गया तो मैं जेल भी जाऊंगी। इसीलिए वो नए नए हथकंडे अपना रही हैं। कानून को अपने हाथ में लेंगी क्या? मुख्यमंत्री होकर इस तरह की बात करेंगी? इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट इनसे लेगा और पूरी तरीके से लेगा। तहसीन सेम सवाल आपसे। तहसीन, माननीय मुख्यमंत्री ने इस मामले में सही काम किया है। किसी न किसी को ईडी को एक्सपोज करना अभी होगा। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि नहीं। मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। लेकिन इस मामले में जिस तरह से ईडी चल रहा है, जिस तरह से ईडी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इस एजेंसी को करना होगा। ईडी जिस तरह से कर रहा है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि इतने पैसे मिले, इतना कैश निकला। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ एक व्यक्ति के घर से निकला क्योंकि वो भाजपा का समर्थक का गलत जगह पे रेड हुई। वो जेल में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया जेल में? एक उनके विधायक के वहां से 8 करोड़ कैश निकला कर्नाटका के अंदर, बिना परमिशन के हमने रेड कर दिए। ऐसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब जहां पर आप रेड कर रहे हो वो लोग, अगर वो लोग गलत है प्लीज जेल में डालिए, लेकिन जहां यहां पर निकलता है कैश, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करें? क्या ईडी का ये कर्तव्य है, ये फर्ज है? बताइए इसमें मैंने कौन सी गलत खबर बताई? छगन भुजबल की फाइल गुम जाती है ईडी द्वारा, कैसे घूमती है? अशोक चौहान की फाइल हमें प्रोसेस नहीं हो पा रही। ये इसका मतलब क्या होता है लीगल टर्मिनोलॉजी में? बहुत अच्छे लॉयर है सिद्धार्थ भाई, प्रोसेस फाइल नहीं हो रही है। मैं फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी सिद्धार्थ आपके पास। राजकिशोर जी कुछ कह रहे हैं, एक लाइन जल्दी से। नहीं, बस मैं कह रहा हूं कि पता नहीं कैसे संयम दिखाई पड़ रहा है तहसीन भाई को। मैं एक्चुअली सरप्राइज हूं।
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ये गंभीर मुद्दा उठाएगा, ईडी द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच नहीं की जाती है तो देश में अराजकता फैल जाएगी और देश में कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर अंग को स्वतंत्र रूप से करने देने के लिए इस मुद्दे की जांच करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को अराजकता दिखाई पड़ रही है और तहसीन जी को यह संयम दिखाई पड़ रहा। भाई अगर यह संयम है तो फिर मुझे लगता है कि अराजकता जब होगी तब उसको क्या कहा जाएगा। और आपने एक सवाल पूछा 356, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 356 या राष्ट्रपति शासन का उपयोग करने में बहुत अभूतपूर्व स्थितियों में करते हैं, वरना ये काम मतलब पहले बहुत होता था। इस डिपार्टमेंट को लगभग उन्होंने बंद तक कर दिया। मणिपुर में भी बहुत बाद में लगाया गया, इससे पहले उत्तराखंड में एक बार लगाया गया था, लेकिन आमतौर पे वो नहीं करते रहे। पर मैं फिर कह रहा हूं दिस इज द फिट केस फॉर दैट। ओके, सिद्धार्थ यादव एक लाइन जल्दी से। देखिए रीमा जी, मैं तहसीन जी से आपत्ति दर्ज करा करके कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के काम पर कोई स्टेट की मुख्यमंत्री या वहां का प्रशासन उसमें बाधा नहीं डाल सकता। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, ये देश के लोकतंत्र की बात है, ये देश की संप्रभुता की बात है। और अगर ममता बनर्जी उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगी तो निश्चित तौर पर बंगाल की जनता भी और देश की संवैधानिक एजेंसियां भी, संस्थान भी उसका जवाब देंगे और उनको भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े और इसीलिए सवाल अब सिर्फ बंगाल का नहीं है, बल्कि सवाल यह भी है कि झारखंड में भी क्या हो रहा है। चर्चा तो उसकी भी होनी चाहिए ना कि जहां ईडी जाएगी वहां सारा विपक्ष मिलकर के क्या एजेंसियों पर इसी तरह से हमला और धावा बोलेगा तो काम कैसे होगा फिर। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।